करते हैं, सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक ध्वनि तरंग 340 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करता है। बहुत बढ़िया बात है। यदि इसका तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? लेमडा एन बराबर भी बाई लेमडा। एन बराबर होता है एन बराबर भी बाई लेमडा। तो एन बराबर भी का मान दे दिया है 340, लेमडा है 2 सेंटीमीटर। तरंग दैर्ध्य मेरी जान 2 सेंटीमीटर है, तो इसका ध्यान रखिएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा 0.02 मीटर। 0.02 मीटर। बता आंसर क्या होगा? 0.02 से भाग दे दो, आप पॉइंट उड़ेगा, ऊपर में कर दो 100। देख लो चला, एन बराबर भी बाई लेमडा, 2 से काटोगे तो आ जाएगा 17, और 17 पर हो जाए तो 3 गो 0। आंसर आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? क्या कर रहा है क्वेश्चन? देखो 70, 170, 17,000, 1700, 17, 170,000। खाली जीरो का गेम है क्वेश्चन में, जरा सा गड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। जल्दी बता आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, हिने और एक क्वेश्चन। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, ऊपर की ओर फेंक देते हैं इस गेंद को, 13.5 सेकंड में जमीन पर लौट आती है। इसका मतलब जाने में लगा समय जो होगा, इसका जाने में लगा समय 6.75 सेकंड होगा, क्योंकि 13.5 सेकंड में वापस आ रही है, मतलब 6.75 में ऊपर गई होगी और 6.75 में नीचे आ रही होगी। अब देखो, कहता है इसे किस वेग से उछाला गया? प्रारंभिक वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग क्या होगा? ये प्रारंभिक वेग मांग रहा है। अब बताओ, अंतिम वेग हो जाएगा 0। अब फॉर्मूला ऊपर जाने में v बराबर यू माइनस जी टी। v का मान 0, u का मान निकालना है, माइनस g का मान हो जाएगा कितना? 10, और t का मान अभी तुरंत दिया हुआ है 6.67, 6.75। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? u बराबर 10, u बराबर 10 गुना 6.75। अब जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 67.5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। आंसर बता, फिर से एक बार दिखाते हैं। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 13.5 सेकंड में जमीन पर लौट आती है। इसे किस वेग से उछाला गया? 13.5 सेकंड में अगर वापस आ रही है, इसका मतलब 6.75 में ऊपर गया होगा, 6.75 में नीचे आएगा। तो मेरे दोस्त, u v बराबर u माइनस जी टी, ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। u माइनस जी का मान 10, टी का मान 6.75, तो हो जाएगा 67.5 इज द आंसर। फिर कितने लोग इस क्वेश्चन बनाए थे? एक बार 8 टाइप कीजिए। जो लोग इस क्वेश्चन को बनाए थे एक बार 8 टाइप कीजिए, देखें कितने लोग बनाए थे। राम राम सर जी, एकदम राम राम। ओम पांडे जी कह रहे हैं, ए रेल राजा तो टोपिया बड़ा झकास लागत बा हो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन कह रहा है करंट टीसीएस, मतलब इस बार का ग्रुप डी का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? इसको कहते हैं चला अस्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। इसी को कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम जो किसने दिया था मेरी जान? जो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। जो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। बढ़िया से देख लो। बीपीएससी टीआरई के लिए बैच चाहिए? चला, अभी तो हम नहीं दे रहे हैं बीपीएससी टीआरई के लिए, लेकिन 1-2 दिन में आपको पता चलेगा। इधर आ जाइए। कहते हैं अस्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और कहते हैं निम्नलिखित में से किसके अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ हमेशा वही तत्व होते हैं जो वजन में निश्चित अनुपात में होते हैं, या अस्थिर अनुपात का नियम? यह दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ऊर्जा संरक्षण का नियम सबको पता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? जल्दी से बता दो, किसने दिया था? लेवाइसिए ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चला, लेवाइसिए ने दिया था। अच्छा, एएलपी टेस्ट का रिजल्ट में अच्छा, शर्ट के कलर से आंख चुनिया जाता है, चुट्टा। अच्छा, कल नहीं पहनेंगे कभी कभार, लेकिन है चला घर में तब छोड़ नहीं देंगे। इतना अमीर आदमी नहीं है कि हम एक फेंक दें। हम तो चला पहनेंगे एक कभी कभार, लेकिन पहनेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सामने नहीं आए। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है? बताओ क्या होगा?
सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है तो क्या होगा बताओ, क्या होगा रे? हाँ, AgCl2 बना देगा, अब प्लस NaNO3 बना देगा, और इसका ये सफेद अवक्षेप बनाएगा, सफेद अवक्षेप बनाएगा। और ध्यान रखना, अवक्षेप अघुलनशील, अघुलनशील ठोस है। अवक्षेप जो है ये अघुलनशील ठोस है, अवक्षेप अघुलनशील ठोस है। अच्छा, लाइव में नहीं कटेगा, हम इंस्ट्रक्शन पास कर दिए हैं ऐप पे। अब बताइए आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट का एक सफेद अवक्षेप नहीं, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप, सिल्वर क्लोराइड का सफेद। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा रे? B4 बॉल। अगर अभिक्रिया पात्र की सतह पर चांदी जमा हो जाएगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? B4 बॉल इज द राइट आंसर। B4 बॉल इज द राइट आंसर। अवक्षेप अभिक्रिया नहीं करता है, अघुलनशील होता है। बता दो चला है कर आंसर क्या होगा। करंट TCS का क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको कहते हैं चला विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कौन काम करता है? एगो तो जनरेटर काम करता है, एगो जनरेटर काम करता है, एगो ट्रांसफार्मर काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। एगो चीज बता दो, एक क्वेश्चन है तुम्हारा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? एक ऑप्शन है तुम्हारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और दूसरा ऑप्शन है विद्युत खिंचाव, खिंचाव के सिद्धांत पर काम करता है। बता क्या हो जाएगा आंसर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण या खिंचाव के सिद्धांत पर काम करता है। क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, ये फेराडे ने दिया था। ये लॉ किसने दिया था? फेराडे ने। और इस लॉ को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत मोटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अभी चला नहीं, लास्ट में बता देंगे। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। यहां देख लो, विद्युतीय मोटर की अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण और खिंचाव के सिद्धांत पर, तो कहेंगे खिंचाव के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर द्वितीय काम करता है, एगो जनरेटर, एगो ट्रांसफार्मर, एगो जनरेटर, एगो ट्रांसफार्मर। अगला, अगला बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज कौन किया था? जल्दी बता दो। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज कौन किया था? पहला ऑप्शन है न्यूटन, पहला ऑप्शन है चला न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है मैक्सवेल। बता जल्दी से, विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज कौन किया था? न्यूटन की मैक्सवेल? व्हाट इज आंसर? हाँ चला, वो वीडियो अब आएगा, अब आएगा चला। बताओ आंसर क्या होगा। व्हाट इज आंसर? व्हाट इज आंसर? विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज कौन किया था? चला न्यूटन मार देते हैं बहुत सारे बच्चे। मैक्सवेल इज द राइट आंसर। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज कौन किया था? मैक्सवेल इज द राइट आंसर। नहीं हाय। बता, एसिटिलीन, 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 एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए? किसकी सुगमता से प्राप्त किया जाता है, या इसकी सुगमता से प्राप्त होता है? इन कथनों में से वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, जो गैस वेल्डिंग हम लोग करते हैं चला, वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, ये सही है। प्लास्टिक के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। एसिटिलीन से इथिलीन, इथिलीन से पॉलीथीन का निर्माण होता है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी के मिश्रण में एकदम नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, बाकी सब गलत है। वेल्डिंग में जो गैस वेल्डिंग करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। आज नंबर कम आया है, कोई बात नहीं चला, कम आया है तो कोई बात नहीं, कल बढ़ जाएगा। मेहनत करते रहेंगे तभी चला काम होगा, ना तो जाओगे अंदर भितरामपुर, चल जाओगे बोरा में, कोई बचाने वाला नहीं होगा। पढ़ चला, आंसर बता। एक चीज और ध्यान रखिएगा चला, कि ये जो हम लोग एसिटिलीन गैस निकालते हैं, एसिटिलीन गैस जो निकालते हैं, अच्छा बताओ, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है, प्राकृतिक फल पकता है, प्राकृतिक रूप से फल पकता है किससे? एगो है इथिलीन, एगो है चला इथिलीन, एगो है एसिटिलीन। बता दो आंसर क्या होगा। दूसरा एसिटिलीन, बताओ आंसर क्या होगा। एसिटिलीन, इथिलीन और एसिटिलीन, एथिलीन और एसिटिलीन, बताओ आंसर क्या होगा। व्हाट इज आंसर? कहते हैं प्राकृतिक फल,
प्राकृतिक रूप से फलों को पकाते हैं किसके द्वारा? इथिलीन की एसिटिलीन। ये एकदम चला याद रखिएगा, इथिलीन और एसिटिलीन में गड़बड़ाइएगा नहीं। इथिलीन जो है ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है, यानी पेड़ में ही फल पक जाते हैं, और ये जो है ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। अब ध्यान दीजिएगा चला जी, इथिलीन प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है, एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। ना याद रहते याद रखिएगा, थौ था पेड़ में था, 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 यानी पेड़ में था, इसमें थौ ना है, तो थौ था पेड़ में था, थौ था पेड़ में था, थौ था पेड़ में था। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन जो है ये कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करता है, ये इसलिए पूछता है चूंकि हम लोग फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करता है या हड्डी के चूर्ण से, हड्डी के चूर्ण से भी ये बनता है। कैल्शियम कार्बाइड जब जल से विक्रिया करता है या हड्डी के चूर्ण से भी बनता है। कैल्शियम कार्बाइड जब जल से विक्रिया करता है या हड्डी के चूर्ण से भी बनता है। कैल्शियम कार्बाइड जब जल से विक्रिया करता है या हड्डी के चूर्ण से भी ये बनता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा है और एक क्वेश्चन, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है या कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है, जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होगा? गति बढ़ाइएगा, चला तो गति बढ़ाइएगा, रोटेशन बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ जाएगा। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा, विभवांतर कम हो जाएगा, कुंडली में प्रेरित धारा समान रहेगा, प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा। फॉर्मूला होता है फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार E बराबर होता है -n डी फाई बाई डी टी। अगर चला गति बढ़ जाएगा, अगर गति बढ़ जाएगा तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। यहाँ n जो है गति है, अब फाई जो है फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। जल्दी बता, एक मिनट इसको मिनिमाइज कर दे रहे भैया। नहीं, जो एएलपी का बैच लिया उसको टेक्नीशियन का बैच लेने की जरूरत नहीं है। जो टेक्नीशियन का बैच लीजिएगा तो फिर उसको एएलपी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ट्रेड नहीं है। एएलपी ले लिया तो मास्टर है, एएलपी ले लिया टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा कंप्लीट। बताओ, कहते हैं फैराडे के अनुसार अगर ये गति बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा। डी फाई बाई डी टी जो है फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। कह रहा है यदि हम चुंबक के कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ा दें, गति बढ़ा देगा ईएमएफ बढ़ जाएगा। आंसर बता क्या हो जाएगा? कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा। आंसर ला 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 ला। अगला 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 है और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर जाए, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो कह रहा है लंबाई को दुगुनी कर दिया जाए तो उसके गोलक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? द्रव्यमान पर तो चला निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान को आधा करके कुछ नहीं हो पाएगा। द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता, लंबाई को दुगुना करोगे तो √2 गुना हो जाएगा। आंसर आंसर बता, पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके गोलक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल, इसको दुगुना करेंगे, द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? √2 गुना हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है बता, ये कहां का हिस्सा है? जल्दी बता दो, व्हाट इज आंसर? जल्दी बता। ई जो है चला, यह कंकाल की मांसपेशी का एक प्रकार है, कि मांसपेशी कोशिका का एक प्रकार है, या कंकाल की मांसपेशी कोशिका का एक प्रकार है, एक प्रकार है, या कंकाल की मांसपेशी कोशिका का एक प्रकार है। अब बता दो आंसर क्या होगा? बाद बाकी देख लो, निक्स कनिका, न्यूरलिमा या एक्सॉन, ये सब तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, न्यूरॉन का हिस्सा है। और कहते हैं सेक्रोलेमा या कंकाल की मांसपेशी कोशिका का एक भाग है, यह न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है। आंसर आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला, पता चला डैश चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। बताओ चला क्या होगा आंसर? कौन विभवांतर? विभवांतर मतलब करंट पैदा करने के लिए जो जरूरी होगा वही विभवांतर बनाए रखेगा। दुएगो है, एगो एगो हो जाएगा चला बैटरी, जिसको हम लोग सेल कहते हैं, सेल के समूह को बैटरी कहते हैं, या जनरेटर। ये दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा वो मार देना है, सेल या बैटरी या जनरेटर। बता दो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? जल्दी बताओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डैश चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। चला कौन? बैटरी विभवांतर बनाए रखने में मदद। वोल्टमीटर क्या नापता? विभव की विभवांतर। वोल्टमीटर चला विभवांतर नापता है, वोल्टमीटर विभवांतर नापता है। पोटेंशियोमीटर जो है
पोटेंशियोमीटर जो है ये विभव नापता है, पोटेंशियोमीटर जो है ये विभव नापता है, पोटेंशियोमीटर जो है ये विभव नापता, पोटेंशियोमीटर क्या नापता है? विभव। आप वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, जबकि वोल्टामीटर एक बर्तन है। जबकि अगर वोल्टामीटर की बात करोगे, वोल्टामीटर विद्युत अपघटन की क्रिया जिस बर्तन में होती है वही बर्तन को हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं। ला 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 ला। जल्दी बताओ। चला, मेरे यहां जितना नंबर आ रहा है ना उससे आपको 30 नंबर ज्यादा आएगा, मतलब 30% नंबर आपका ज्यादा होगा एग्जाम हॉल में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए चला जी कि मेरे यहाँ का क्वेश्चन सिलेक्टेड रहता है, वहां नॉर्मल क्वेश्चन भी रहेगा। कहता चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर सेल या जनरेटर हो जाएगा, तो बता दो जल्दी से। सेल या जनरेटर में क्यों दिया है? प्रतिरोध तो विरोध करता है, प्लग कुंजी तो कुंजी है। चला आइए, विभवांतर वोल्टमीटर विभवांतर को नापता है, पोटेंशियोमीटर विभव को नापता है, वोल्टामीटर एक बर्तन है। जल्दी से देख लो। तेरी नजरों में दिल का नया वो असर। आंसर बता। डैश की परिवर्तनशीलता के कारण संपीड़न और विरलीकरण होता है। वायुदाब के, वायुदाब अधिक होगा तो संपीड़न हो जाएगा, वायुदाब कम होगा तो विरलन हो जाएगा, और संपीड़न और विरलन के कारण ही ध्वनि आगे बढ़ती है। संपीड़न और विरलन के कारण ही ध्वनि आगे बढ़ती है। संपीड़न और विरलन के कारण ध्वनि आगे बढ़ती है। आज का एनसीईआरटी का क्लास अगर आप किए होंगे तो हमको बताइए, गैसों ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। एक ऑप्शन है गति से और दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा से। देखें कौन कौन किया है। जो जो एनसीईआरटी का आज क्लास किया होगा जल्दी से बता दो, ऊष्मा उत्पन्न होता है गति से कि गतिज ऊर्जा से? न 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 न। जल्दी बताओ, ऊष्मा उत्पन्न होता है गति से या गतिज ऊर्जा से? ऊष्मा उत्पन्न होता है गति से या गतिज ऊर्जा से? तो आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा से। आज बताएं। वायु दाब से चला, दाब अधिक होगा तो संपीड़न होगा, दाब कम होगा तो विरलन हो जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से। है नया और एक क्वेश्चन कहता है कोबाल्ट जब ये कह दिया चला गामा किरण मार दो, क्योंकि इसी से कैंसर का उपचार होता है। कोबाल्ट जब ये कह दिया गामा किरण मार दो, इसी से कैंसर का उपचार होता है। हमेशा ध्यान रखना, भेदन क्षमता जो है, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है गामा का, उससे कम बीटा का। गामा उससे कम बीटा और सबसे कम होता है अल्फा का। अब बाद बाकी कुछ भी पूछ दे, बाद बाकी कुछ भी पूछ दे तो सबसे ज्यादा अल्फा, उससे कम बीटा और सबसे कम गामा। आंसर बता दो। एक्स किरण की अगर हम बात करें, इसकी खोज किसने किया था? रोएंटजेन ने किया था, और इसके लिए उसको क्या मिला था? नोबेल मिला था। नोबेल कितना ईस्वी में मिला था? 1901 ईस्वी में मिला था। अल्फा पर होता है चला, अगर होता है अब मुड़ता है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन देता है। होता है और मुड़ता है, होता है मुड़ता है, अलग अलग क्वेश्चन दे देगा अल्फा और बीटा पर। तो ध्यान रखना, अल्फा की अगर हम बात करें तो अल्फा पर होता है पॉजिटिव चार्ज, मुड़ता है निगेटिव की ओर। अब बीटा पर होता है निगेटिव चार्ज, मुड़ता है पॉजिटिव की ओर। ध्यान रखना चला, अल्फा 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 अल्फा। अल्फा पर होता है पॉजिटिव चार्ज, मुड़ता है निगेटिव की ओर। बीटा पर होता है निगेटिव चार्ज, मुड़ता है पॉजिटिव की ओर। आज सब केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा भाई। अरे उसका साइंस खत्म हो गया F10 का, तो कैसे चलेगा? करण ठाकुर जी, देखिए आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा, अल्फा सबसे ज्यादा, बीटा उससे कम, गामा सबसे कम। रोएंटजेन को नोबेल मिला था 1901 ईस्वी में। रोएंटजेन को नोबेल मिला था 1901 ईस्वी में। अल्फा पर होता है पॉजिटिव चार्ज, मुड़ता है निगेटिव की ओर। बीटा पर होता है निगेटिव चार्ज, मुड़ता है किधर की ओर? पॉजिटिव की ओर। आंसर चला, तुम समझ लो। अभी से एग्जाम तक खाली डिस्कशन तुम अगर पूरा कर लिया ना, लगभग क्वेश्चन यहीं से रहेगा। बता, कहता वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ। इसको चला अंतःस्यंदन कहते हैं। अंतःस्यंदन। अपरासरण मतलब सटके का फूलना कि फूले का सटकना? सटके का फूलना, जैसे किशमिश, जैसे चला किशमिश। चला एक गूगल फॉर्म हम देते हैं, और जिसको जो डाउट होगा उसमें आप डाल दीजिएगा, इधर से आपको कॉल चल जाएगा। कल हम एक गूगल फॉर्म लगा देंगे, और जिसको जो डाउट होगा ना डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बताओ तो चला, अगर एनसीईआरटी पढ़ा है पौधे में क्या होता है? पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। बता क्या होता है पौधे में? क्या होता है, वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन? न न न न न न न। आज अगर किया होगा तो एकदम तेरा पता होगा। पेन का कलर चेंज कर दें, जल्दी बता। पौधे में होता है चला वाष्पोत्सर्जन।
पौधे में क्या होता है चला, वाष्पोत्सर्जन। अब एक क्वेश्चन और अगर किया होगा आज, तो टिंडल प्रभाव किस में होता है, टिंडल प्रभाव किस विलयन में होता है? एगो है समांगी, एक होता है समांगी या दूसरा है विषमांगी, जल्दी बता। देखते हैं कौन। एगो चला गूगल फॉर्म दे देंगे, आप भर दीजिएगा, इधर से कॉल चल जाएगा, जो प्रॉब्लम होगा दूर कर देगा। बताओ टिंडल प्रभाव किसमें होता है, समांगी में कि विषमांगी में? जल्दी बता, टिंडल प्रभाव समांगी की विषमांगी? जल्दी बता, टिंडल प्रभाव समांगी की विषमांगी? दूध में होता है चला, कोलाइड विलयन में होता है, कोलाइड विलयन विषमांगी होता है, कोलाइड विलयन क्या होता है, विषमांगी होता है। आज ही पढ़ाए हैं। जब चला तुम अगर क्लास रेगुलर वे में करोगे तो एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो तेरा पता चलेगा कि हमको क्या फायदा मिला। नहीं करोगे तो उसका भी फायदा पता चलेगा जीवन में। किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। क्या अच्छा टेस्ट में चीटिंग हो रहा है? हमको भी पता चला है कुछ कुछ टेस्ट में छोटा सा चीटिंग कर रहा है, उस पर रोक लगाने की हमारी जवाबदेही है, हम उसको लगा देंगे। गैसोलीन के अणुओं को एक साथ रखने वाले रासायनिक बंध किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? जल्दी बता। जब ये गैसोलीन की बात होगी तो रासायनिक ऊर्जा होगा, तो रासायनिक स्थिति ऊर्जा। अब प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होता है चला शरीर में, एनसीईआरटी का सवाल है। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा होता है ऊपर उठाए हुए वस्तु में, ऊपर उठाए हुए वस्तु में, ऊपर उठाए हुए वस्तु में, ऊपर उठाए हुए वस्तु में। गतिज ऊर्जा तो गति के कारण होता है। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होता है शरीर में, मनुष्य के शरीर में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होता है। कुछ बच्चा चला पीडीएफ स्कैन करके जो है ना, एक आध दो चार 10 क्वेश्चन बना देता है। आज एक आध दो को पकड़ाया भी है, उसका जुगाड़ कर रहे हैं, पीडीएफ स्कैन नहीं कर पाएगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा ऊपर उठाए हुए वस्तु में, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा किसमें, शरीर में। रासायनिक स्थिति ऊर्जा हो जाएगा गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब हो गया पेट्रोलियम, डीजल वगैरह। गैसोलीन का शुद्धिकरण होता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। बताओ तो प्रभाजी आसवन विधि का एक क्वेश्चन देते हैं हम। कम क्वथनांक वाले कि अधिक क्वथनांक वालों को अलग किया जाता है? जल्दी बताओ। जिसमें कम क्वथनांक का अंतर होता है उसको अलग करते हैं, या अधिक क्वथनांक का अंतर होता है उसको अलग करते हैं? आज अगर तुम किया होगा मेरे दोस्त, आज अगर तुम किया होगा, ध्यान दो, प्रभाजी आसवन विधि की अगर हम बात करें तो कम क्वथनांक का अंतर होगा या ज्यादा क्वथनांक का अंतर होगा? जल्दी बता। अभी चला हम कमेंट पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, आज एनसीईआरटी किया होगा तो आज पढ़ाएं हम। कम क्वथनांक, प्रभाजी आसवन में कम क्वथनांक का अंतर होगा और आसवन में अधिक क्वथनांक का अंतर होगा। अगर हम आसवन की बात करें तो इसमें अधिक क्वथनांक का अंतर जब होगा, जैसे नमक और पानी, तब आसवन हो जाएगा, तब आसवन हो जाएगा। आंसर यूकैरियोटिक, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, बता आंसर। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर एक होता है प्रोकैरियोटिक, होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो मैच्योर नहीं है, अनमैच्योर बेबी है, अनडेवलप्ड बेबी है, और यूकैरियोटिक जो मैच्योर है। हम लोग जैसे प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है। बता, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर निम्नलिखित में से कौन से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में माना जाता है? किसको? जल्दी बता। माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को चला प्रोकैरियोटिक माना जाता है। गोल्जी निकाय पदार्थों का आवागमन के लिए जिम्मेवार है, पदार्थों का आवागमन के लिए जिम्मेवार है। किसके लिए जिम्मेवार है चला? पदार्थों का आवागमन के लिए जिम्मेवार है, पदार्थों का। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, ग्लाइऑक्सिसोम्स, ये भी चला। ग्लाइकोजेन वगैरह का नाम सुना होगा। ग्लाइकोजेन जब हम लोग भूखे रहते हैं तो खाते हैं हम लोग क्या, ग्लाइकोजेन। तब जब नहीं पेट में और नहीं अन्न डालोगे तब बसा खाने लगोगे। आंसर बता दो चला जी, क्या होगा? एनसीईआरटी का एकदम शुद्ध छुच्छा एनसीईआरटी है। एक गोलिया दर्पण, एक हम सीधी बात में बकवास सिर्फ पढ़ाते हैं चला, एकदम कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना हो तभी आना। एक गोलिया दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित कर रहा है। गोलिया दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। सीधा कर रहा है, छोटा कर रहा है, सिर्फ क्वेश्चन बढ़िया देख लो। एक गोलिया दर्पण एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलिया दर्पण के बारे में सही कथन चुनिए। सीधा और छोटा प्रतिबिंब अगर निर्मित करेगा चला तो वो उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब बता दीजिए, दर्पण अवतल है? एकदम नहीं है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, एकदम सही है। ये जो उत्तल दर्पण है कैसा प्रतिबिंब निर्मित करता है? काल्पनिक, काल्पनिक सीधा और वस्तु से कैसा? छोटा। काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। कहता है दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। देख लो, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, इसकी फोकस दूरी जो होगी वो धनात्मक हो जाएगी, इस साइड होती है, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 इज द राइट आंसर, यानी बी और सी इज द राइट आंसर, है कि नहीं? बी और सी इज द राइट आंसर। देख लो, उत्तल दर्पण, गोलिया दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलिया दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। उत्तल दर्पण में एकदम पॉजिटिव होता है फोकस दूरी, काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आंसर बी एंड सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? कौन करता है बता? विनियमित करता है मतलब निर्माण करता है। एनसीईआरटी एकदम क्लियर। पाराव2 हार्मोन, पाराव2 हार्मोन जो है चलाई कैल्शियम और फॉस्फेट को का विनिमय करती है, विनियमित करती है। ग्लूकागॉन, इसका संबंध किससे है? इंसुलिन के अल्फा सेल से। अब वृद्धि हार्मोन तो वृद्धि के लिए, थायरोक्सिन सबको पता है किससे संबंधित है? आयोडीन से। अब ये क्वेश्चन आया था चला, टेडपोल के बढ़ने के लिए, मेढक का जो टेडपोल है बढ़ने के लिए, टेडपोल के बढ़ने के लिए जिम्मेवार है, जरूरी है कौन? एक ऑप्शन है सोडियम और दूसरा ऑप्शन है आयोडीन। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे जो अभी हम पढ़ा रहे हैं 6-15 से, जरूर बना दीजिएगा। टेडपोल के बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, जल्दी बता। डेली चला हम तो 70, 80, 90 को फैक्ट सिखा के जाएंगे, मतलब पूरा महीना में 2-3 हजार फैक्ट सिखा देंगे। बताओ आंसर। हाँ जी मन्नू कुमार जी, हो जाएगा। बताइए आंसर क्या होगा? टेडपोल, टेडपोल बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? टेडपोल बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, जल्दी बताओ। टेडपोल के बढ़ने के लिए, मेढक का जो टेडपोल बढ़ता है उसके लिए क्या जरूरी है? आयोडीन जरूरी है। इज द राइट आंसर। कतर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन बनाने में अविलेय पदार्थ, तुरंत बताए थे रे, अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और ये बनता है अवक्षेपन अभिक्रिया द्वारा या द्विविस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ये हमेशा ध्यान रखना, अवक्षेपन या द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बनता है। अवक्षेपन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बनता है। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। अवक्षेप इज द राइट आंसर। अवक्षेप इज द राइट आंसर। जल्दी बता दो व्हाट इज द आंसर। अच्छा रिकॉर्डेड की वैलिडिटी नहीं बढ़ी है, ये वो बच गया, बढ़ा देते हैं। पता चला रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय, बाकी सब बैच का चला वैलिडिटी बढ़ गया। बता दो जल्दी से क्या होगा। अवक्षेप या द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेप या द्विविस्थापन अभिक्रिया। आंसर 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 ये भी चला डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी है, एकदम चला। अगर स्वागत करो इस क्वेश्चन का, जल्दी बताओ। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न अपेक्षाकृत अधिक गर्म होते हैं। देखो अगर मेघ लगा हुआ होगा, ध्यान देना, अगर मान लो ये सूर्य है और ये बादल है, ये बादल है, तो बादल होगा, सूर्य की गर्मी आएगी। अगर बादल नहीं लगा हुआ है तो सीधे चली जाएगी, और नहीं तो अगर आएगी और बादल लगा हुआ है तो फिर लौट के आएगी, फिर लौट के आएगी। देख लो सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक आएगी और अगर बादल ना लगा है तो चली जाएगी, नहीं तो सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर आएगी और फिर बादल से टकरा कर फिर वापस लौट जाएगी। तो बादलों वाली रात अधिक गर्म होगी। मेघाच्छन्न रात मतलब होता है बादलों वाली रात। आरपीएफ का बैच ऑलरेडी चल रहा है, शेड्यूल हम आपको दे देते हैं। जल्दी बताओ। कहते हैं साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल 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 ऊष्मा पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। हमको लगता है यही आंसर होगा, बी फॉर बॉल। यहाँ पे जो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा है, बादल उसको फिर परावर्तित कर देता है। आंसर बता दो, इसीलिए तो गर्म लगता है बादल वाली रात। व्हाट इज द आंसर? बादल वाली रात अधिक गर्म लगती है क्योंकि वो मेघाच्छन्न रातें जो होती है वो ऊष्मा विकिरण को एकदम जाने के बाद फिर परावर्तित कर देती है। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। टेक्नीशियन टेस्ट 2 दिन का, अच्छा चला उसके बारे में भी सोच रहे हैं, बहुत जल्द आपको बता देंगे। हम एकदम चला सेम सिलेबस है रे, चला दोनों का सेम सिलेबस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का खाली डिफरेंस है। एएलपी का एग्जाम हो जाएगा, टेक्नीशियन का डेली टेस्ट कर देंगे। एएलपी का एग्जाम हो जाएगा, अभी टेक्नीशियन का एक दिन टेस्ट रखे हैं, उस दिन जिसको सिर्फ एएलपी देना होगा उसके लिए अलग से व्यवस्था रखते हैं। हम बताएंगे तुमको, एक आध दिन में प्लान आपको बता देंगे। बता श्रेया क्या की है? श्रेया क्या कर दी है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, देख लो यही है। कह रहा है कि श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की एक परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुल मात्रा मिलाती है, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद बताओ क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद हो जाएगा CaSO4 प्लस H2O। जल्दी से लिख लो, CaSO4 ये मुख्य उत्पाद है। अब आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट इज द राइट आंसर। रिएक्शन लिख लो, CaOH2 जब H2SO4 से अभिक्रिया करेगा CaSO4 प्लस H2O बना देगा। हम चला कल एगो लगा देंगे, ये लिंक लगा देंगे, उसमें जिसका जो प्रॉब्लम होगा डाल देना, सबका दूर हो जाएगा। जल्दी बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस जल का निर्माण करेगा। आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट इज द राइट आंसर। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन। अब बताओ चला एगो सिंपल सा क्वेश्चन तरह देते हैं, एकदम सिंपल सा। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला देखें के मार देता है। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला, एक ऑप्शन है CaO और दूसरा ऑप्शन है CaOH2। तेरी नजरों ने दिल का किया वो असर,
अरे वैलिडिटी बढ़ा देंगे भाई, ट्रेड की वैलिडिटी नहीं बढ़ी है। अच्छा वो बढ़ा देते हैं भाई, इतना ना बैच चला, हमको लगता है 350 अप्रॉक्स बैच है, उस सब की वैलिडिटी एक एक करके बढ़ा देंगे। जल्दी बता, जल्दी बता, व्हाट इज आंसर? स्लैक लाइम होता है CaOH2, क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम होता है CaO। इसको बुझा चूना भी कहते हैं, इसको अनबुझा चूना भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और मेरे दोस्त बार बार कहते हैं